और वह क्रिश को देखते हुए बिस्तर पर पीछे की तरफ से सरकते हुए अपनी घबराती हुई आवाज में क्रिश से बड़ी हिम्मत करके बोली, साइको, क्या तुम मुझे मारोगे? लेकिन क्यों? आशी को इस तरह घबराते हुए देखने के बावजूद क्रिश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपने पैंट की बेल्ट निकालकर आशी के दोनों हाथों को बिस्तर के सिरहाने से बांध दिया। क्रिश की इस हरकत को देखकर आशी और भी ज्यादा घबराने लगी और क्रिश के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी, पर क्रिश की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। आशी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रोते हुए बोली, साइको, तुम यह क्या कर रहे हो? साइको, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे किस चीज की सजा देना चाहते हो? साइको, मैंने क्या किया है? मैंने रॉकी से शादी करने की कोशिश नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे कहा था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, पर वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। इसमें मेरी गलती नहीं है। कहते हुए आशी रो रही थी, उसका गला पूरी तरह भरा हुआ था और तभी क्रिश आशी को अपनी नीली नजरों से घूरते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देखकर आशी घबराते हुए बोली, साइको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब क्रिश गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी सजा देने की तैयारी कर रहा हूँ, फायरफ्लाई। और इतना कहते ही क्रिश अगले ही पल अपनी शर्ट को फर्श पर फेंक कर आशी के ऊपर आ गया और वह आशी के चेहरे को जबरदस्ती अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी आधी रात को घर छोड़कर भागने की? क्या सोचकर तुम इस घर से भागी थी? तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर राका की टीम वहां वक्त पर नहीं पहुंचती तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? क्या तुम्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? कहते हुए क्रिश ने आशी को किस करना शुरू कर दिया। अब आशी रोते हुए क्रिश से बोली, साइको, मॉम ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि उन्हें लगा था यहाँ से जो कुछ भी हो रहा है मेरे मनहूस होने के कारण हो रहा है। मैं अपनी जान देना चाहती थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था उन्हें रोकने का, और रॉकी मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मुझे यह शादी नहीं करनी थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार। अब कृष्ण ने अगले ही पल आशी को पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, कोई तुमसे उल्टी सीधी बातें करेगा और उल्टे सीधे प्रॉमिस करेगा, क्या तुम उसे बिना सोचे समझे वह प्रॉमिस कर दोगी? अगर उन्होंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा तो तुम उनके खिलाफ क्यों नहीं गई? यह जानने के बावजूद वह गलत है, तुमने उनकी बात मान ली। रॉकी तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी, तो तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं गई? क्या सिर्फ रोने धोने के लिए ही मैंने तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दी थी? फायरफ्लाई, बोलो। मैंने तुम्हें स्ट्रांग बनाया ताकि तुम ना इंसाफी के खिलाफ लड़ सको, अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो सको। अगर रॉकी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने उसे गोली क्यों नहीं मार दी? फायरफ्लाई, क्या इसी तरह रो धो कर तुम एक क्वीन बनोगी? तुमने अपने साथ हो रही नाइंसाफी को कैसे बर्दाश्त किया? कहते हुए कृष्ण ने आशी के बालों को बहुत ही जोर से पकड़ लिया, जिससे आशी को बहुत दर्द हुआ और उसके मुंह से एक बार फिर दर्दनाक चीख निकली। साइको, मैं उसे कैसे मारती? वह तुम्हारा भाई था और तुमने ही तो उसे वह हक दिया था मेरे साथ जबरदस्ती करने का। तुमने उसे मुझसे शादी करने को कहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो साइको? तुम कैसे भूल गए मैं तुम्हारी बीवी हूँ? कहते हुए आशी लगातार रो रही थी। अब यूं ही क्रिश उसको किस करते हुए बोला, मैंने उसे कहा था, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें छू सकता है? मैं तुम्हारा पति हूँ फायरफ्लाई, तुम्हारा मालिक नहीं। तुम इस बात को कैसे भूल गई? अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो तुम्हें डटकर अपने हक के लिए खड़ा रहना चाहिए था। और रॉकी मेरा भाई था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी मनमर्जी कर सके। जब उसे रिश्तों की मर्यादा का ख्याल नहीं था तो तुम कौन होती हो मर्यादा का ख्याल रखने वाली? यहाँ तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती रही और तुमने हर किसी को माफ किया। रोने के सिवाय तुम्हें अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी। तुम खुद अपने लिए नहीं लड़ी और दूसरों से उम्मीद रख रही थी कि वह तुम्हारे लिए लड़े। तुम इतनी बुजदिल कैसे हो सकती हो फायरफ्लाई?
एक बात याद रखो फायरफ्लाई, तुम भविष्य में आगे चलकर एक क्वीन बनने वाली हो और क्वीन कभी भी कमजोर नहीं होती। कान्हा जी की पूजा करती हो ना तुम, तो तुम कैसे भूल गई? उन्होंने ही महाभारत में कहा था, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर अपनों के खिलाफ भी जाना पड़े, हथियार उठाने पड़े तो उठाओ। कोई भी लड़ाई बाहर से जीतने से पहले अपने अंतरात्मा से जीतनी पड़ती है। सही के लिए तुम्हें आवाज उठानी पड़े या हथियार, दोनों के लिए तैयार रहो। तुम दूसरों के सामने कमजोर पड़ गई तो वह ताकतवर बन जाएगा। युद्ध का एक रूल है, मैटर ये करता है कि सामने कौन खड़ा है। अगर तुम सही हो तो सामने वाले से टकराने से पहले तुम्हें 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगा यह जानकर कि तुमने मेरे कहने के बावजूद रॉकी से शादी करने के लिए हाँ नहीं कही, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा बुरा लगा इस बात के लिए कि तुमने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। रोने के सिवा तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया। तुमने दूसरों से मदद की उम्मीद रखी, जबकि सच्चाई तो यह है कि जब तुम खुद कमजोर हो तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन तुम कमजोर निकली। अगर आज तुमने अपने लिए हथियार उठाया होता, अपनी बात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की होती, तो आज रॉकी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। वह मजबूत हुआ क्योंकि तुम कमजोर थी। क्या इस तरह तुम खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगी? तुम्हें हर बार अपने साइको की जरूरत क्यों है? फायरफ्लाई, तुम इस बात को कैसे भूल गई? तुम्हारी सेना तुम्हारे लिए तब लड़ेगी जब तुम खुद मजबूती से युद्ध के मैदान में खड़ी होगी, क्योंकि कोई भी किंग या क्वीन को देखकर ही उनकी आर्मी के अंदर हौसला आता है लड़ने का। तुम्हें लड़ना चाहिए था फायरफ्लाई, लेकिन तुमने क्या किया? तुम इस युद्ध से भाग गई जब तुम्हें पता था तुम सही हो। तुमने अपने घुटने क्यों टेके? मैं तुम्हें एक आग बनाना चाहता था जिससे टकराने वाला जलकर राख हो जाए, लेकिन तुम लूजर निकली। काश तुमने जितने यकीन से मेरा 5 महीने तक वेट किया, उतने ही यकीन से तुम अपने लिए लड़ पाती। एक क्वीन की तरह, एक सोल्जर की तरह। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जिसने भी तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की, तुमने बिना सोचे समझे उसकी जान क्यों नहीं ले ली? बोलो फायरफ्लाई, तुम हार कैसे गई? कहते हुए क्रिश आशी को बुरी तरह से किस कर रहा था और अब आशी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उससे कहाँ कमी रह गई, और यह समझने के बाद वह अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पाई। अब वह क्रिश के नीचे छटपटा रही थी और क्रिश भी अपने गुस्से के जाहिर उससे भी उसकी सजा दे रहा था। आशी को नोच रहा था, खा रहा था। क्रिश अपनी फायरफ्लाई को दर्द देते हुए खुद भी दर्द में था, लेकिन इंसाफ तो इंसाफ होता है। क्रिश अपने हाथों से उसे नोच खा रहा था। लगभग 1 घंटे तक क्रिश ने उसे अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में आशी के लिए मोहब्बत के जज्बात उस पर हावी होने लगे। इतने महीने बाद अपनी फायरफ्लाई के करीब आने के बाद उसने अचानक ही आशी के होठों पर किस करने लगा। वह आशी और अपनी फैमिली को दर्द में देखकर इमोशनल होने लगा था। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी और वह नहीं चाहता था कि यह चीज आशी देखे, इसलिए उसने अगले ही पल अपना हाथ बढ़ाकर टेबल से रिमोट लेकर कमरे की लाइट को स्विच ऑफ कर दिया और अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। क्रिश ने आशी के होठों पर पहले ही काफी काट लिया था, जिससे उसके होठ सूज चुके थे, जिस पर आशी को दर्द भी हो रहा था। अब क्रिश ने उसके होठों पर बहुत ही प्यार से किस करते हुए प्यार से कहा, तुम बहुत भोली हो मेरी फायरफ्लाई। तुम इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? फायरफ्लाई, देखो तुमने क्या कर दिया। मेरे जाने के बाद सब संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लेकिन तुम कमजोर पड़ गई और मेरी फैमिली टूट गई। अब मैं सब कुछ ठीक कैसे करूं, बताओ मुझे। कहते हुए क्रिश की आवाज में एक दर्द था जिसे आशी समझ चुकी थी, और अब वह अंधेरे में ही क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो साइको, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे कारण यह फैमिली टूट गई। मॉम ने शायद सच ही कहा था, मैं सचमुच मनूस हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्रिश आशी को प्यार से किस कर रहा था, लेकिन तभी उसके
उसने आशी के मुंह से मनहूसियत वाली बात सुनकर अचानक ही उसके मुंह को पकड़ लिया, जिससे आशी की चीख निकल गई और अब क्रिश अपनी नीली नजरों से उसे घूर कर देखते हुए उसके कानों के पास जाकर अपनी खतरनाक आवाज में बोला, खबरदार यह शब्द अपनी जुबान से दोबारा निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रिश की धमकी सुनकर आशी अचानक ही डर गई और अब क्रिश अपने जज्बातों में बहते हुए एक बार फिर आशी को किस कर लेता है और अब उसने उसे बहुत ही प्यार करना शुरू कर दिया। क्रिश को अचानक ही सॉफ्ट होते हुए देख आशी भी अब थोड़ी रिलैक्स होने लगी और उसने भी अपने दिल के जज्बातों को काबू करते हुए क्रिश को प्यार करना शुरू कर दिया। और तभी क्रिश बोला, थैंक यू मेरा इंतजार करने के लिए, थैंक यू मुझे भूलकर किसी और की ना होने के लिए, थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए। मुझे नहीं पता मैंने उन शब्दों को उस लेटर में लिखने से पहले खुद को कितनी मुश्किल से तैयार किया था, लेकिन अब वापस लौटने के बाद मैं इस एहसास से भी कांप जाता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात मानकर रॉकी से शादी कर ली होती तो मैं कैसे। कहते हुए क्रिश ने अपने शब्दों को वही रोक लिया। वापस आने के बाद मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब तुमने जो बिगाड़ा है फायरफ्लाई, अब उसे संभालने के लिए मुझे एक बार फिर खुद को सेक्रीफाइस करना होगा फायरफ्लाई। और अब क्रिश की आंखों में एक बार फिर एक दर्द नजर आने लगा। इस बीच क्रिश लगातार अंधेरे में ही सीलिंग को देख रहा था, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। रात लगभग 4 बजे। आज क्रिश को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह बहुत परेशान था। आखिर वह अपनी टूटी हुई फैमिली को एक बार फिर संभाल कर एक कैसे करे। जो बिखर गया है उसे वापस समेटना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इस वक्त कमरे में एक डिम येलो लाइट जल रही थी और अब उसने अपना चेहरा उठाकर आशी की तरफ देखा, जो इस वक्त उसके पेट पर किसी छोटे से मासूम खरगोश के बच्चे की तरह सोई हुई थी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से क्रिश को बहुत बुरी तरह से हक कर लिया था। इस वक्त दोनों के बदन पर ब्लैंकेट के अलावा और कुछ भी नहीं था। क्रिश अपनी हार्ड बॉडी के ऊपर उसके सॉफ्ट शरीर को महसूस कर सकता था। अब वह आशी के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर कुछ बिखरे हुए बालों को धीरे से उसके कान के पीछे करते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। अब वह उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, न जाने कब हम दोनों के बीच की यह दूरियां खत्म होंगी फायरफ्लाई। मैं जानता हूँ यह 5 महीने तुमने मुझे बहुत याद किया है, मेरे लिए बहुत आंसू बहाए। तुम यह जानना चाहती हो कि मैं इन 5 महीने तुमसे दूर कहाँ था, लेकिन ट्रस्ट मी फायरफ्लाई, मैं फिलहाल तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, तुम अपने दिल की बात खुलकर मुझसे कह सकती हो, पर मैं अपने दिल के जज्बात तुमसे कैसे कहूँ। तुम तो अपनी मोहब्बत का इजहार हर पल करती हो फायरफ्लाई। काश मैं भी तुम्हारी तरह खुलकर इस बात को एक्सेप्ट कर पाता कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे दूर रहकर तुम्हारे करीब आने के लिए कितना तड़फा हूँ। जिस वक्त मैं मर रहा था, उस खाई से गिर रहा था, उस वक्त मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा ही मासूम चेहरा था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस वक्त भी मेरे दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना थी, तुम्हें एक बार जी भरकर प्यार करने की, तुम्हें देखने की, तुम्हारी मासूम और नॉनसेंस बातें सुनने की और तुम्हें शट अप फायरफ्लाई कहने की। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माय लव की बेहोशी में के दरमियान भी मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि भले ही उस लेटर में मैंने तुम्हारे और रॉकी की शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि अब तुम्हारे हाथ में किसी और का हाथ इमेजिन करके भी मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि अब तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे करीब आकर मैं अपना कंट्रोल लूज कर रहा हूँ। लेकिन यू डोंट वरी माय लव, बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है जो मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए क्रिश ने धीरे से आशी के गालों को चूम लिया, लेकिन तभी उसकी नजर आशी के गाल, कंधे और गले पर बने हुए दांतों के निशान पर पड़ी, जिन्हें क्रिश ने
पैशनेट होते समय आशी के बदन पर दिया था। यह घाव अब नीले पड़ने लगे थे। हल्की डिम येलो लाइट में यह घाव बहुत हल्के नजर आ रहे थे। आशी के नर्म नाजुक बदन पर इन जख्मों को देखकर क्रिश की आंखें कठोर हो गई और अब उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वह अपनी नाजुक फायरफ्लाई को इतने जख्म कैसे दे सकता था। अब क्रिश ने धीरे से आशी को अपनी बगल में लिटाया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर किया। उसने ड्रॉयर से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और धीरे से आशी के बदन से ब्लैंकेट हटा दिया। अब आशी उसके सामने बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। दोनों के ही बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। आशी को इस तरह देखकर क्रिश एक बार फिर अपना कंट्रोल खोने लगा था, लेकिन फिर उसने अपने जज्बातों पर काबू किया और अपने हाथों से दवाई लेकर आशी के जख्मों पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह उसके बदन पर हल्के हल्के प्यार कर रहा था। उसके हाथ बहुत ही लाइट तरीके से आशी के घाव पर दवा लगा रहे थे। इस वक्त क्रिश की आंखों में दर्द के साथ साथ आशी के लिए मोहब्बत भी नजर आ रही थी। वह उसके मासूम चेहरे को देखते हुए उन बातों को याद करने लगा जब इस घर में हो रही एक एक पल की जानकारी उस तक पहुंचती थी। अपनी फायरफ्लाई के साथ हो रहे नाइंसाफी के बारे में सुनने के बाद उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू किया था और इस वक्त उसे अपनी आशी पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर वह इतना सब कुछ कैसे सह सकती है। अपनी फायरफ्लाई की दीवानगी और मोहब्बत के बारे में जानकर वह खुश भी था। थोड़ी ही देर में उसने अपनी फायरफ्लाई को हर जगह मेडिसिन लगा दी। आशी जो इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था। अब क्रिश की नजर धीरे धीरे आशी के मासूम चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर टिक गई। उन्हें देखने के बाद क्रिश अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया और वह एक बार फिर आशी के ऊपर जाकर हल्के हल्के किस करने लगा। आशी को इतने करीब आकर क्रिश को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह उसे अभी और इसी वक्त अपना बना लेना चाहता था, पर फिलहाल एक चीज थी जो उसे रोक रही थी। देखते ही देखते यह रात पूरी तरह बीत गई और अगली सुबह 7 बजे आशी धीरे धीरे कसमसाते हुए अपने बेड से उठी और अब वह अपनी आंखें मलते हुए पूरे कमरे में देख रही थी। वह क्रिश को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश उस कमरे में कहीं नजर नहीं आया। अब आशी परेशान होते हुए अपने आप से बोली, साइको, मेरा साइको कहाँ गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी? नहीं नहीं, मेरा दिल कहता है वह सचमुच था। आशी क्रिश को ढूंढने के लिए जल्दी से बेड से उठने को हुई और तभी उसकी नजर अपने बदन पर गई, जिस पर इस वक्त ब्लैंकेट के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर आशी के चेहरे पर शर्म की लड़ी छा गई। आशी ने धीरे से अपना ब्लैंकेट अपने बदन से लपेटते हुए अपने शरीर को देखा और फिर जिस पर अभी भी उन जख्मों के निशान थे और जिस पर किसी ने मेडिसिन अप्लाई किया था। यह देखने के बाद आशी को यह कंफर्म हो गया कि उसका साइको सचमुच आया हुआ है। आशी को अपने बदन में काफी दर्द हो रहा था क्योंकि वह जख्म उसे तकलीफ दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि उसका प्यार लौट आया था। यह दर्द अब उसे तकलीफ नहीं दे रहे थे। वह जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बाथरूम की तरफ दौड़ी और वह फ्रेश होकर जल्दी से रेडी होकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि वह एक बार फिर अपने साइको को देखना चाहती थी। वह हॉल में आई और तभी उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में से पानी आने लगा, क्योंकि क्रिश इस वक्त हॉल के बीचों बीच खड़ा था और घर के सभी मेंबर पूरी तरह से घायल कंडीशन में अपने अपने बदन पर बैंडेज कराए हुए क्रिश को चारों तरफ से घेरकर एक साइड खड़े थे और क्रिश के ऊपर हंटर की बरसात हो रही थी और क्रिश अपने मुंह से निकलने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। घर के सभी लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर गार्ड्स ने उन लोगों को रोक रखा था और अब आशी क्रिश को रोकने के लिए जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी। यह तुम क्या कर रहे हो साइको, प्लीज यह मत करो, कहते हुए आशी क्रिश की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी आशी को आगे से लेडी बॉडीगार्ड्स ने रोकते हुए कहा, सॉरी क्वीन,
पर आपका वहां जाना अलाउड नहीं है, यह किंग का ऑर्डर है। उस लेडी बॉडीगार्ड की बात सुनकर आशी उस पर चिल्लाते हुए बोली, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे साइको को चोट लग जाएगी और तुम कहना चाहती हो कि वह खुद को टॉर्चर करने के लिए कह रहा है? मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कहते हुए आशी उस लेडी बॉडीगार्ड को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर वहां खड़ी तीनों लेडी बॉडीगार्ड आशी को पूरी तरह से घेर चुकी थी। वह उसे आगे हिलने भी नहीं दे रही थी और अब आशी रोते हुए राका की तरफ देखते हुए बोली, राका भैया देखो यह लोग क्या कर रहे हैं, इनसे कहो ना कि यह रास्ते से हटे। मेरे साइको को कोई ऐसे कैसे मार सकता है? उसे चोट लग रही है, उसके बदन से खून बह रहा है, प्लीज कोई रोको उसे। आशी की बात सुनकर राका, जो इस वक्त क्रिश को दर्द में देखकर अपना सिर नीचे किए मन ही मन रो रहा था, उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। वह लाख चाहने के बावजूद क्रिश को नहीं रोक सकता था, क्योंकि यह क्रिश का ऑर्डर था। और तभी आशी राहुल, ऐना और अपने भाइयों की तरफ देखते हुए बोली, बाबा, मॉम, अथर भैया, आप ही कुछ कहिए ना। साइको को देखो, वह पागल हो गया है, अपने आप को हंटर से पिटवा रहा है। आशी रोते हुए उन लोगों की तरफ देख रही थी और तभी राहुल ने ना में सिर हिलाते हुए आशी से कहा, वह नहीं रुकेगा बेटा, यह उसका फैसला है और जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होती उसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल की बात सुनकर आशी ना समझी में उसे देखते हुए बोली, सजा? किस चीज की सजा बाबा? मेरे साइको ने क्या किया है? अब अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए उसे जवाब दिया, वह हमारे फेलियर को अपना फेलियर मान रहा है। उसने हम लोगों को जो भी तकलीफ दी उसे अपने ऊपर भी लेना चाहता है, क्योंकि उसका कहना है कि उसकी जिम्मेदारी थी हम लोगों को एक करके इकट्ठा करके रखना, जिसमें वह भी फेल हो चुका है। यह फैमिली टूट गई है और उसका जिम्मेदार वह खुद को खुद है, क्योंकि उसने ही फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। इस घर में हम लोगों ने जो भी गलती की है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट उसको जाता है और इसलिए वह खुद को सजा दे रहा है, क्योंकि उसने अपने मॉम, डैड, भाइयों और दोस्तों पर टॉर्चर किया था, इसलिए टॉर्चर का हकदार वह खुद भी है। कहते हुए अथर की आंखों में भी आंसू थे। समर भी क्रिश के लिए रो रहा था और रॉकी की आंखों में भी एक दर्द था। अब आशी क्रिश की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर बोली, साइको प्लीज, साइको तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज रुक जाओ, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम मेरी गलती है। अगर मैं कमजोर नहीं होती तो यह सब कभी नहीं होता। साइको प्लीज मुझे माफ कर दो, सजा देनी है तो मुझे दो, प्लीज तुम खुद को सजा मत दो। कहते हुए आशी जोर जोर से रो रही थी और तभी सभी लोग क्रिश को रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि क्रिश अपने आप को पूरे 100 कोड़े की सजा दे चुका था, जो कि लगभग उसे मौत के द्वार तक पहुंचा सकती थी या उसकी जान ले सकती थी। क्रिश के बदन पर अभी 55 कोड़े पड़ चुके थे और अब उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। अब सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, लेकिन क्रिश की इजाजत के बिना हंटर वाला अपना हाथ नहीं रोक सकता था, वरना उसकी जान बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। क्रिश देखते ही देखते फर्श पर ढेर होने लगा था और वह अपने घर के फैमिली मेंबर को देख रहा था, खास तौर से आशी को, जिसकी आंखों में क्रिश के लिए आंसू थे और दर्द था। और तभी आशी ने अब यह बर्दाश्त नहीं होता, वह अगले ही पल लेडी बॉडीगार्ड को एक एक लात और पंच से फाइट मारती है। लेडी बॉडीगार्ड्स आशी के अचानक इस हमले से खुद को संभाल नहीं पाई। आशी ने उन तीनों को खुद से दूर कर दिया था और उसमें से 2 को फर्श पर धूल चटा दी थी और सभी आशी की इस मूव को देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आशी दौड़ते हुए जाकर क्रिश की पीठ से लिपट गई और अगले ही पल हंटर का वार आशी की पीठ पर लगा, जिससे आशी की जोरदार चीख निकल गई। आशी की जोरदार चीख सुनकर हंटर वाले ने हाथ अचानक ही डर के मारे रुक गए और अब क्रिश ने झटके से आशी की दर्द भरी आवाज सुनकर उसे संभालने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, फायरफ्लाई, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? जाओ यहाँ से, यह मेरा ऑर्डर है। फायरफ्लाई, क्रिश अपनी नीली नजरों से घूर को देखकर आशी को अपना ऑर्डर दे रहा था।
ताकि वह इस दर्द से दूर रहे, लेकिन आशी क्रिश के सीने से लगकर उसके चेहरे को अपने हाथों से थामते हुए दर्द से कराहते हुए बोली, देखो साइको, मैंने अपनी सजा भुगत ली। इन सब की असली जिम्मेदार मैं हूँ। तुम प्लीज खुद को हर्ट मत करो। साइको, इस हंटर की मार से बहुत दर्द होता है, तुम्हें भी दर्द हो रहा है। साइको प्लीज, अगर तुम सजा देना ही चाहते हो तो मुझे दो, लेकिन खुद को तकलीफ मत दो। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से आज मेरी पूरी फैमिली दर्द और तकलीफ में है, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ, मैं लूजर हूँ। प्लीज साइको, यह सब रोक दो। कहते हुए आशी अपनी आंखों में दर्द लेकर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और क्रिश उसकी आंखों के दर्द को देखते हुए राका पर चिल्लाकर बोला, राका, फायरफ्लाई को संभालो और अब हंटर रुकना नहीं चाहिए। मेरी सजा पूरी होनी चाहिए। और अब क्रिश की बात सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आशी एक बार फिर क्रिश को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश का ऑर्डर पाते ही राका के इशारे पर आशी को यहाँ से खींचकर एक बार फिर साइड में ले जाया गया। क्रिश अपनी आंखों में दर्द लिए आशी को देख रहा था और उसके चेहरे के दर्द को देखकर आशी तड़फ रही थी। आशी की पीठ पर जहां हंटर की मार लगी थी वहां से खून आने लगा था और हंटर की चोट के निशान उसकी पीठ पर छप चुके थे। उस जगह से उसकी ड्रेस भी फटी हुई थी, लेकिन इस वक्त आशी को अपने दर्द से ज्यादा क्रिश का दर्द नजर आ रहा था। क्रिश लगातार आशी की आंखों में देखते हुए अपने दर्द को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद वह उसके जरिए आशी को स्ट्रांग बना सके कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, खुद को कमजोर ना समझे, खुद पर भरोसा रखे। कहा जाता है, हमें अपनी तकलीफ से ज्यादा उस इंसान की तकलीफ को देखकर दर्द होता है जिससे हम दिलो जान से चाहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती, इस तरह क्रिश जानता था आशी उसे दिलो जान से प्यार करने लगी है और अब क्रिश का प्यार ही आशी के लिए स्ट्रांग बनाने का जरिया होगा। अब आशी क्रिश को अपनी फैमिली को दर्द में देखकर शायद खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करे और इसलिए क्रिश उसे यह दिखाना चाहता था कि उसकी एक छोटी सी कमजोरी हर किसी के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। और इसी तरह लगभग 100 हंटर की मार तक क्रिश अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही 100वां हंटर लगा वह धड़ाम से फर्श पर गिर गया। अब उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थी, क्योंकि वह बहुत देर से अपने दर्द को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा बदन लहूलुहान हो चुका था और क्रिश की सजा पूरी होते ही राका, जो इस वक्त अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाकर बैठा था, अगले ही पल अपने कपड़ों में से एक बड़ा सा खंजर निकालकर बिना एक पल की देरी किए उस हंटर वाले के गले के आर पार कर देता है, जिसके कारण वह हंटर वाला एक ही पल में तड़पते तड़पते मर चुका था। उस हंटर वाले की तरफ देखकर राका उसे नफरत से देखते हुए दांत पीसकर अपने आप से बोला, राका के होते हुए उसके किंग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, चाहे इसका ऑर्डर मेरे किंग ने ही क्यों ना दिया हो, और तूने तो मेरे किंग को इतना दर्द दिया है। अब राका जल्दी से दौड़ते हुए क्रिश के करीब आया और अब सभी घर वाले भी फ्री हो चुके थे। आशी भी जल्दी से रोते हुए क्रिश के पास आई। एक ही पल में सभी घर वाले क्रिश को घेर कर खड़े थे और अब अगले ही पल क्रिश इसी विला के एक स्पेशल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। दरअसल क्रिश ने अपने ही विला में एक स्पेशल हॉस्पिटल बनवाया था, जिसमें डॉक्टर फ्रैंक अपनी एक टीम के साथ रहता था। यह हॉस्पिटल यहाँ तब से है जब आशी बात बात पर खुद को तकलीफ में डाल लिया करती थी और अब डॉक्टर क्रिश का इलाज कर रहे थे। सभी घर के फैमिली मेंबर कमरे के बाहर चक्कर लगाते हुए क्रिश के होश में आने का इंतजार कर रहे थे या डॉक्टर के कुछ भी कहने का। राका इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में क्रिश के सामने ही खड़ा था। वह अपनी देखरेख में इस ऑपरेशन को कंफर्म होते हुए देख रहा था। दरअसल क्रिश की पूरी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा गहरे जख्म के निशान थे, जो कि हंटर से हुए थे, जिसमें से ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और अब उन सभी जख्मों को स्ट्रेचेस से कवर किया जा रहा था। और इसी दौरान डॉक्टर फ्रैंक ने नोटिस किया कि क्रिश के बदन पर पहले ही बहुत सारे स्ट्रेचेस लगे हुए थे।
इसका मतलब क्रिश को पहले भी बहुत सारे गहरे जख्म लगे थे जिनका हाल ही में इलाज हुआ था। डॉक्टर फ्रैंक नासमझी में राका की तरफ देखने लगा, लेकिन राका डॉक्टर फ्रैंक को कोई जवाब नहीं देता और उसे चुपचाप अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। राका के डरावने फेस को देखकर डॉक्टर फ्रैंक भी आगे कुछ नहीं कह पाया और वह चुपचाप अपना ऑपरेशन कंफर्म करने लगा। इधर दूसरी तरफ एक फीमेल स्टाफ आशी के जख्मों को ट्रीटमेंट करने के लिए उसे मना रही थी, लेकिन आशी अपना इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे तो बस अपने साइको की खैरियत जाननी थी, पर घरवालों के साथ लाख मनाने के बावजूद आशी अपनी ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गई। और अब लगभग 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने सभी फैमिली मेंबर को बताया क्रिश का ब्लड काफी लॉस हो चुका था, इसलिए उसे ब्लड की ड्रिप लगी हुई है और उसकी बॉडी के गहरे जख्मों पर स्ट्रेचेस लगे हैं, जिन्हें फिलहाल ठीक होने में कुछ दिनों का वक्त लग जाएगा। अभी के लिए वह खतरे से बाहर है, पर इस चीज में कोई तकलीफ ना हो इसलिए उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है। अब उसे 24 घंटे बाद ही होश आएगा। इसे सुनने के बाद सभी घर वाले एक ठंडी सांस लेते हैं और अब सभी को क्रिश की चिंता थी। अब सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के गेट के बाहर से ही क्रिश को देख रहे थे, क्योंकि अंदर सभी का जाना मना था सिवाय राका के। और अब इस दौरान सभी घर के लोगों की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी अपने क्रिश को बहुत प्यार भी करते थे। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।